Everyone and welcome back to SK Monicus. We're back again with class 11 की NCERT Mathematics. This is chapter 8 sequences and series. एंड इस वीडियो में हम लोग 8.2 एक्सरसाइज फिनिश करेंगे. लास्ट वीडियो में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. सो हियर वी स्टार्ट. ऑब्वियसली एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, सो एक सिंगल वीडियो में नहीं हो पाएगी, रादर हम लोग हाफ अटेम्प्ट करेंगे. देयर आर टोटल 32 प्रॉब्लम्स, सो हम लोग हाफ मतलब 16 के अराउंड अटेम्प्ट करेंगे. तो यहाँ पे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है, दिस इज फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5 हाफ 5 4th 5 8th. तो देखो ये तुम्हारी एक जीपी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसमें क्या निकालना है? 20th टर्म निकालना है. तो इस चीज़ को अगर मैं लिख दूं, क्या ये फर्स्ट टर्म, पहली चीज़, क्या ये फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी है? ए. व्हाट इज दैट? 5 हाफ. इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? देखो यहाँ पे 5 हाफ है, यहाँ पे 5 4th, सीधे इसका हाफ हो गया. 5 4th है, यहाँ पे 5 8th, सीधे इसका हाफ हो गया. कॉमन रेशियो हाफ है. और यू कैन लुक लाइक दैट कि 5 4 को 5 हाफ से डिवाइड करोगे, फिर 5 8 को 5 4th से डिवाइड करोगे. एंड यू सी कि पहले कंफर्म करना, ऑलवेज यू नीड टू कंफर्म फर्स्ट कि दोनों की कॉमन रेशियोज बराबर हैं कि नहीं. या फिर हो सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज में आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दे दे जहाँ पे ये सीरीज़ खुद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है नहीं, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो डीपली इनफ तो कोई दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी. हो सकता है एक अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन हो, एंड आपको लगा कि ये खुद जीपी है. तो पहले यू नीड टू कंफर्म कि ये जो है इसका और इसका रेशियो इज द सेम एज इसका और इसका रेशियो. एंड अगर अगला टर्म है तो इसका एंड इसका रेशियो. एंड इस केस में हमें पता चलता है, तो इस केस में हमें पता चलता है दिस ओवर दिस इज हाफ एंड दिस ओवर दिस इज हाफ. और अल्टरनेटिवली कि ये इसका हाफ, ये इसका हाफ हो रहा है, ये इसका हाफ हो रहा है, राइट. तो ये हमारी जीपी हो गई. हमें पता है कि nth टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है, जिसे हम लोग an से डिनोट करते हैं a टाइम्स r टू द पावर n-1. क्यों? क्योंकि हम लोग n-1 टाइम्स r को मल्टीप्लाई किए टू गेट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू nth टर्म. तो वैसे 20th टर्म क्या होगा? a20 से लिखा जाए, a टाइम्स में r टू द पावर 19 हो जाएगा, राइट. एंड दिस इज 5 हाफ टाइम्स में 1 over 2 to the power 19 which is the same as 5 over 2 to the power 20. ये हमारे जीपी का 20th टर्म हो गया. Another way to look at this is basically आपके पास 5 हाफ है एंड 20th टर्म जाने के लिए आप 19 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करोगे, राइट. 19 टाइम्स वही चीज़ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ कितना हाफ मल्टीप्लाई करोगे टू गेट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू द 20th टर्म. सो दैट यू हैव 5 हाफ टाइम्स हाफ टू द पावर 19 एंड दिस इज 5 ओवर टू द पावर 20. आई डोंट थिंक NCERT इसे एग्जैक्टली इवेल्युएट करती है एज आई रिकॉल. सो ऐसे हम लोग अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि 2 की 20th पावर है विच विल बी नॉट एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट टू एवेल्यूएट गिवन. अब हमें पता है कि कैसे बायनॉमियल थ्योरम काम करता है, लेकिन स्टिल थोड़ा लेंदी हो जाएगा, विच इज़ वाई NCERT विल एक्सेप्ट दिस एज एन आंसर. सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं. इनफैक्ट nth टर्म भी पूछा था. तो nth टर्म तो बेसिकली है क्या? a r टू द पावर n-1 किसी भी जीपी का जनरल nth टर्म. देखिए यहाँ पे हमें पता है कि a और r खुद क्या है. तो a क्या है? 5 हाफ. r क्या है? 1 over 2. तो 1 over 2 टू द पावर n-1 हो गया. तो ये क्या है? 5 over 2 टू द पावर n. नॉर्मली ये 5 over 2 टू द पावर, यहाँ पे 5 over 2 जो भी है फर्स्ट टर्म और टाइम्स में हाफ टू पावर n-1 होता है, लेकिन फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में खुद 2 है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है. बट अगेन यू माइट थिंक कि nth टर्म में तो n की पावर जो कॉमन रेशियो उस पे पावर क्या होता है? n-1 होता है. यहाँ पे n क्यों है? वेल यहाँ पे कॉमन रेशियो हम लोगों ने पे पावर n-1 ही किया है, लेकिन ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे n बना रहे हैं. सो डोंट कन्फ्यूज दैट विथ n+1 टर्म. अब देखो सेकंड है, फाइंड द 12th टर्म Find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is
2। तो एक जीपी है जिसकी 8th टर्म क्या है 192, कॉमन रेशियो क्या है 2, फाइंड क्या करना है 12th टर्म। तो तुम्हें कॉमन रेशियो बता दिया गया, किसी भी जीपी को डिटरमिन करने के लिए मैंने बताया था उसका पहला टर्म और कॉमन रेशियो काफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन रेशियो है एंड है 8th टर्म ऑफ द जीपी। तो एक तो चीज़ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, कि मैंने जीपी ऐसा माना कि आपके पास एक दूसरा जीपी बना दो जिसका पहला टर्म ये है एंड चौथा टर्म ये है। तो इस जीपी का हम लोगों ने चौथा टर्म फाइंड किया, तो ये हो जाएगा इस ओरिजिनल जीपी का 12वां टर्म, क्योंकि मैंने शुरुआत कहाँ से देख ली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये 8th टर्म है, फिर 9th 10th 11th 12th, ठीक है। तो मैंने माना कि इन सारे टर्म्स को हटा दो, हम लोग इसे फर्स्ट टर्म मानते हैं, और ये तो हो गया तब इस केस में जो इसका 12th टर्म पूछा गया, ये हो गया तुम्हारा 4th टर्म ऑफ द न्यू जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ये है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म तो पता है, कॉमन रेशियो पता है, 4th टर्म निकालो, और हमें पता चला कि इस जीपी का जो 4th टर्म है ओरिजिनल जीपी का 12th टर्म है। तो ऐसे कर सकते हैं, इसी चीज़ को अलग एक सोचने, जो भी हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे, जो भी हम लोग एक्चुअल में नॉट एग्जैक्टली जो मैथमेटिक्स करेंगे, द थिंकिंग इटसेल्फ इज मैथमेटिकल, राइट। जो भी हम लोग एरिथमेटिक करेंगे उसमें जो सारी चीज़ें होती है, कैलकुलेशंस होती है, सेम होती है, बट इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स द वे यू आर डिफरेंटली थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, दैट्स डिफरेंट हियर, राइट। यहाँ पे मैंने क्या माना कि एक नई जीपी कंस्ट्रक्ट करो जिसका पहला टर्म ये है एंड द सेम कॉमन रेशियो। तो इसका 4th टर्म क्या होगा, इसे मैं A4 प्राइम कर रहा हूँ। दिस इज द सेम एज 12th टर्म ऑफ द ओरिजिनल जीपी। A4 प्राइम क्या है, A8 विच इज नाउ A1 प्राइम, सो A प्राइम विच इज द सेम एज A8 टाइम्स में क्या, टाइम्स में, अब देखो यहाँ पे ये कौन सा टर्म है, ये 4th टर्म नहीं 5th टर्म हो गया। हियर यू हैव 8, तो हियर 9 10 11 12, तो इसका 5th टर्म है, तो R पे पावर 4 होगा, एंड यहाँ पे 192 टाइम्स में R क्या है 2 to the power 4 कर दो, तो ऐसे आपको मिल जाएगा, राइट। और यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12, इस जाने में बेसिकली आपको कितनी बार 2 मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना होगा 8 से 12 तक जाने में। सो यू थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल जीपी ओनली, लेकिन आप 8th टर्म पे ऑलरेडी हो एंड आपको 12th टर्म पे जाना है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट्स अगेन 192 टाइम्स में 2 to the power 4, राइट। एंड ऐसा भी कर सकते हो कि पहले पहला टर्म इवैल्यूएट करो, विच आई डोंट थिंक इज़ नेसेसरी। जहाँ पे ऐसी बात आए कि जीपी का ये वाला टर्म गिवन है, उससे आगे कोई टर्म निकालने, क्यों आपको पहले टर्म निकालना है। श्योर यू माइट से कि इससे पूरा जीपी डिटर्मिन होता है, लेकिन पूरा जीपी तो ऐसे भी डिटर्मिन होता है कि 192 है, इसके आगे के सारे टर्म्स तो ऐसे निकल जाएंगे, इसके पीछे के टर्म्स कैसे निकालें, उसी कॉमन रेशियो से डिवाइड करते जाओ, राइट। अगर कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा है आगे जाने के लिए तो डिवाइड हो रहा है पीछे जाने के लिए, तो आप इसे 2 से डिवाइड करो एंड आपको पहला टर्म मिल जाएगा, राइट। और इफ़ यू स्टिल वांट टू गो लाइक दैट, तो आपको पता है कि AR to the power 7 होगा आपका 192, तो A क्या हो जाएगा 192 ओवर में 2 to the power 7 कर दो, ऐसे पहला टर्म निकल गया। लेकिन अगेन हमें 12th टर्म ही निकालना है, तो हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। 2 to the power 4 क्या हुआ 16 हुआ। आई एम बेसिकली शोइंग यू कि कितने अलग अलग अप्रोचेस हैं इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए, राइट। वी आर नॉट फॉलोइंग दिस अप्रोच, जहाँ पे यू आर सेइंग कि एक सिंपलर मेथड एग्जिस्ट करता है, सो यू फॉलो दैट, इवन दो यू शुड while studying the subject obviously look at all the different kinds of thought processes involved। ये 192 टाइम्स में 16 है, 192 भी 2 का कोई पावर ही है as I recall। well doesn't really matter, क्योंकि मैं इसे लिखने क्या वाला हूँ 192 टाइम्स में 10 + 6, ये 192 के साथ 0 हो गया, प्लस में 6 2 * 12 to 1 कैरी 6 9 * 54 1 55 5 1 कैरी 6 1 6 1 7 एंड यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे 7 हो जाता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो 2672 इस जीपी का
12th टर्म होगा। यहाँ पे 192 है, 5 बार आप आगे गए, इनफैक्ट 4 बार या 5 बार, डिपेंड कैसे करता है कैसे काउंट कर रहे हो, तो 4 बार आगे गए, सीधे 26 72 हो गया, डिस्पाइट कि यहाँ पे 192 है, वैल्यू 100 से शुरू हो रही है। वेल हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ऐड, हर टर्म को डबल कर रहे हैं, विच इज़ वाई यू गेट सो हाई सो क्विक। Next you have third. The 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively. Show that Q square is equal to PS. 5th term क्या है? P. 8th term Q और 11th term S. बीच वाला नंबर का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बीच के इक्वल हो रहा। क्या यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद है ज्योमेट्रिक मीन का, कि 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स, सिर्फ 3 नंबर्स, 3 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तब जो बीच वाला होगा इन पहले 2 एक्सट्रीम एंड्स वालों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, एंड इसका जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स b। तो इसका स्क्वायर क्या होता है? इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या आपको वही चीज़ नहीं प्रूव करने को बोल रहा कि जो बीच वाला टर्म होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स? लेकिन अब आप यहाँ कहोगे कि यहाँ पे तो 3 टर्म्स नहीं और ये इन दोनों के बीच ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे ये 5th टर्म है, ये 8th टर्म, ये 11th टर्म, राइट? वेल हियर यू कैन सी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मेरा 5th टर्म है, 8th टर्म, 11th टर्म, डजेंट मैटर, मैंने कंसिडर किया कि मैं जीपी को यहीं से शुरू कर रहा, राइट? अगर मैं जीपी को यहीं से शुरू करता, ये क्या मेरा फर्स्ट टर्म होता, ये क्या मेरा 3rd टर्म एंड ये क्या मेरा उसके बाद 6th टर्म होता, बट अगेन दिस इज नॉट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो मैंने कंसिडर किया कि मैं एक अल्टरनेटिव जीपी बनाता हूँ जिसमें शुरुआत इस P से होती है, पहला टर्म P है और कॉमन रेशियो मैंने ट्रिपल कर दिया। जब मैं कॉमन रेशियो ट्रिपल करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैं इससे सीधे मेरा 2nd टर्म ये हो जाएगा और 3rd टर्म ये हो जाएगा। कैसे? जब कॉमन रेशियो ट्रिपल किए तो ऐसा हुआ। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या बेसिकली होता, P होता, और उसके बाद ये मेरा 8th टर्म 5th टर्म था ओरिजिनल जीपी में, फिर यहाँ पे एक 6th टर्म आया, फिर यहाँ पे एक 7th टर्म आया, फिर यहाँ पे क्या आया? एक 8th टर्म विच इज़ Q, और वैसे यहाँ पे एक 9th टर्म आया, 10th टर्म आया और फिर 11th टर्म आया S। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस साइड के सारे नंबर्स हटा दिए एंड बोला फर्स्ट टर्म ये है, तो ये 2nd, ये 3rd, ये 4th टर्म हो गया, माय बैड, नॉट 3rd 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th टर्म हो गया। सो दिस इज नाउ फर्स्ट, दिस इज नाउ 4th, दिस इज नाउ 7th। एक बढ़ा के ऑब्वियसली कि यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का गैप इधर 3 है तो 3 + 1 आपका ओवरऑल नंबरिंग्स के हिसाब से होगा। तो हियर यू हैव फर्स्ट, 4th, 7th। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैंने कितनी बार कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया? 1 और उसके बाद 2, फिर 3, क्लियरली 4 - 1, 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैंने 3 बार कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट आई एम बेसिकली नाउ थिंकिंग कि मैंने 3 बार यहाँ पे कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ r³ किया। अगर मुझे सिर्फ एक बार एक कॉमन रेशियो r' मल्टीप्लाई करना होता, क्या मैं सीधे इसका क्यूब रूट कर सकता हूँ? क्योंकि अगर मैंने बेसिकली यहाँ पे मान लो कोई कॉमन रेशियो रखा है, मैंने कोई कॉमन रेशियो रखा है, सॉरी क्यूब रूट नहीं, क्यूब, मैंने कोई कॉमन रेशियो रखा है 2, ऑलराइट, कि मैं यहाँ पे पहले यहाँ से जा रहा तो डबल करा, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा, फिर डबल करा, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा, डबल करा। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, फर्स्ट टर्म से 4th टर्म तक जाने के लिए कितना टोटल मल्टीप्लाई किया? 8 किया, 8 मल्टीप्लाई किया। तो अगर मुझे इसे एज 2nd टर्म ही रखना है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सीधे 8 मल्टीप्लाई करना होगा।
और 8 क्या है, 8 है एग्जैक्टली 2 का क्यूब। लेकिन जब मैं इसे सेकंड टर्म रखता हूँ और तब इसे मुझे थर्ड टर्म रखना है क्योंकि ये दोनों बीच के दो दो नंबर्स हटाने हैं, तो जब मैं इसे थर्ड टर्म रखता हूँ मुझे टोटल कितना मल्टीप्लाई करना होगा? वेल टोटल मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, अब देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना, फिर से 8 मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड टर्म से, 4th से 7th तक मुझे 8 मल्टीप्लाई फिर से करना है। तो जब इसे आज थर्ड टर्म रख दिया तो सेकंड से थर्ड जाने के लिए 8 मल्टीप्लाई करना है। क्या वही प्रीवियस, अब मेरी नई जीपी का कॉमन रेशियो नहीं है, एंड दैट इज मैं आर प्राइम क्या कंसिडर कर रहा, 8 कंसिडर कर रहा। तो ये जो मेरी जीपी बताई गई है कि 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म, इससे मैंने मॉडिफाई करके क्या किया, मैं कह सकता हूँ पी की पी है मेरा फर्स्ट टर्म, क्यू है मेरा सेकंड टर्म और एस है मेरा थर्ड टर्म। तो अब सिंस ये नई जीपी है एंड क्लियरली यहाँ पे कॉमन रेशियो तो चेंज हो रहा है, मेरे फर्स्ट टर्म मैंने मॉडिफाई करके पी को ही बोल दिया, लेकिन ये जो है आपकी चीज़, क्योंकि दिस ओवर दिस इज स्टिल इक्वल टू दिस ओवर दिस है, तो कॉमन रेशियो अब उस केस में अलग है, इस केस में इसका क्या हो गया, 3 टाइम्स उसका क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 का डिफरेंस था और 3 का डिफरेंस मुझे रिड्यूस करना था 1 के डिफरेंस में, राइट। तो 3 का डिफरेंस 1 के डिफरेंस में रिड्यूस करना था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कॉमन रेशियो ही क्यूब कर दिया कि एक बार में थ्राइस की आपकी जंप हो रही है, नॉट थ्राइस की, क्यूब की जंप हो रही है। लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पे पी क्यू एस के रेशियो में आ रहा है, तो क्यू स्क्वेयर अभी भी पी एस होना चाहिए, क्योंकि अब तो इसका ज्योमेट्रिक मीन बन गया दोनों का। सो क्यू स्क्वेयर यू हैव दैट इज इक्वल टू पी एस, ऐसे प्रूव हो गई। इस जीपी में अगर क्यू स्क्वेयर पी एस है, क्योंकि क्यू पी एंड एस तो यूनिक नंबर्स है, इस जीपी में क्यू स्क्वेयर पी एस है, तो इस जीपी में भी क्यू स्क्वेयर पी एस के बराबर होना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू थिंक ओवर इट, राइट, इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्चुअली, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई कैलकुलेशन किया नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे बस क्या सोचा कि हमें क्यूब करना होगा कॉमन रेशियो, विच इज़ रेलेवेंट एक्चुअली, यू जस्ट हैव टू सी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच जितने नंबर्स हैं इन दोनों के बीच भी उतने नंबर्स हैं, तो मैंने कॉमन रेशियो यहाँ पे जिस भी फैक्टर से बढ़ाया यहाँ पे भी उसी फैक्टर से रेशियो बढ़ेगा, तो ओवरऑल हमारे जीपी के ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म्स बन जाएंगे। तो सिंस इस नई जीपी में फॉर्मूला वैलिड होता है, तो प्रीवियस जीपी में भी इस जीपी में ये फॉर्मूला वैलिड होगा कि क्यू स्क्वायर पी एस के बराबर है। इफ़ यू स्टिल वांट टू गो अहेड एंड ट्राई ट्रेडिशनली, तो वैसे भी करो एंड वेल इट विल स्टिल वर्क। Here we have fourth. The fourth term of a GP is a square of its second term and the first term is -3. Determine its 7th term. तो देखो फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी क्या है, स्क्वेयर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे सेकेंड थर्ड फोर्थ 7th टर्म निकालना है। तो अगर हमसे बता दिया गया कि फोर्थ टर्म है स्क्वेयर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, पहली चीज़ तो आपको यहाँ से इंस्टेड ऑफ जस्ट रशिंग टू डू दी अरिथमेटिक यू नीड टू फर्स्ट थिंक ओवर इट। यहाँ से अगर फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वेयर है, पता चलता है पॉजिटिव ही होगा। फोर्थ टर्म आपका क्या है, ये नंबर पॉजिटिव, मतलब जो जीपी का कॉमन रेशियो है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसमें अगर मैंने एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया -3 में, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ भी एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। लेकिन एक साइड अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और किसी दूसरा टर्म पॉजिटिव बन गया, मतलब कहीं नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि इसे पॉजिटिव बनाए, और सिंस हर जगह सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब कॉमन रेशियो खुद नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बन गया, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। एक चीज़ तो ऐसे पता चल गई कि कॉमन रेशियो नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म इज अ स्क्वेयर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म टाइम्स में सेकंड टर्म। अगर मुझे सेकंड टर्म से फोर्थ टर्म तक जाना हो तो मैं एक बार कॉमन रेशियो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर से एक बार यहाँ पे। देख के तुरंत पता चलता है कि ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ है, तो इनके बीच गैप क्या है, टोटल 2 गैप है,
दैट इज यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट्स का गैप है, तो क्लियरली 2 स्क्वेयर r टू द पावर 2, 2 बार r मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब r स्क्वेयर मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैंने यहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक जाना है तो ये टर्म इन टर्म्स ऑफ दिस टर्म होना चाहिए a2 टाइम्स में कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो r, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो r स्क्वेयर। आपको पता चलता है ये तो a2 स्क्वेयर के बराबर है, मतलब r स्क्वेयर खुद a2 होना चाहिए और r हो जाना चाहिए प्लस एंड माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a2। पता चला है कि जो कॉमन रेशियो है ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा फोर्थ टर्म पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a2। सो वी आर नॉट सॉल्विंग इट लाइक हाउ ट्रेडिशनली यू डू, द वे वी आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम इज एसेंशियली वेरी डिफरेंट दैन जस्ट प्लगिंग एवरीथिंग एंड आप फोर्थ टर्म को रखो एज ar क्यूब, सेकेंड टर्म को रखो दिस एंड दिस एंड उसे सॉल्व करो, दैट इज डिफरेंट। श्योर दैट इज मोर रिकमेंडेड इन प्रैक्टिस, जब इन प्रैक्टिस कर रहे हो, बट दिस इज हाउ यू एक्चुअली थिंक ओवर इट। r क्या मिल गया, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a2। अब देखो उसके बाद आपका क्या करना है, उसके बाद हमें कौन सा टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है। सेवंथ टर्म में कैसे निकालूं, आई एम गोइंग टू राइट इट a टाइम्स में r पे पावर 6 ऐसे लिखेंगे, बट देन यू थिंक कि मेरे पास ये 4th टर्म है, यहाँ पे 5th टर्म है, यहाँ पे 6th टर्म है, यहाँ पे 7th टर्म है। सो हियर आई डू दिस एंड दिस एंड दिस। मैं अगर 4th से जाना चाहूँ तो मुझे एक बार मल्टीप्लाई करना होगा 5th पे, फिर एक बार 6th पे, फिर एक बार 7th पे। मैं कितनी बार बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा, 3 बार। 4th टर्म से मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा, ताकि मैं कहाँ तक जाऊँ, ताकि मैं जाऊँ इस 7th टर्म तक। सो a7 इज बेसिकली a4 टाइम्स में r का क्यूब, जो कि क्लियरली पता चलता है क्योंकि a4 से जा रहे हैं a7 तक। सो 7 माइनस 4 आपका क्या है, 3। सो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। क्या a4 हमें ऑलरेडी पता है, a4 इज बेसिकली हमें बताया गया था a2 का स्क्वायर है, टाइम्स में क्या कॉमन रेशियो है आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2। तो अगर इस चीज़ का मैं क्यूब करता हूँ, क्या मुझे माइनस a2 टू द पावर 3 हाफ मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस a2 टू द पावर 3 हाफ। ये आपका जीपी का 7th टर्म हो जाएगा। नाउ यू माइट कंसिडर कि अब a2 हम कैसे पता करें, a2 तो हमें पता है नहीं। सो हियर वी हैव द 4th टर्म ऑफ अ जीपी स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है, -3। अब देखो आपका कॉमन रेशियो अगर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2 के बराबर है, सो आई कैन कंसिडर दिस कि ये जो चीज़ है a2 और ये जो चीज़ है -3, a2 ओवर में -3 आपका क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2 के बराबर है। सॉरी, यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2, माइनस से इस साइड का माइनस कैंसिल, ये रूट a2 टाइम्स में कैंसिल, तो रूट a2 क्या आया, 3 टाइम्स में आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब देखो माइनस रूट a2 क्या है आपका कॉमन रेशियो, मतलब कॉमन रेशियो क्या, -3 के इक्वल आ गया। सो हियर द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि ये कॉमन रेशियो क्या है, -3 का क्यूब मतलब -27। 4th टर्म क्या है, a2 का स्क्वायर। अब a2 का स्क्वायर क्या होगा, a2 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 टाइम्स में 27 माइनस के साथ। 9 टाइम्स में 27 क्या, 3 टाइम्स में 27 करेंगे तो 81, फिर उसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 4, तो यहाँ पे आ गया -243। इस जीपी का जो 7th टर्म होगा ये -243 हो जाएगा। यू माइट कंसिडर कि यहाँ पे अरिथमेटिक हम लोगों ने काफ़ी लंबी की है, एंड अगेन आई विल एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हम लोग थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोचेस से, जहाँ पे आई कैन थिंक ऑफ इट कैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली कर सकते हैं, वहाँ पे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट डिफरेंट अप्रोच, दैट डिफरेंट थॉट प्रोसेस। क्योंकि ट्रेडिशनली तो यू नो हाउ टू प्लग, यू बेसिकली नो कि फॉर्मूला में कैसे प्लग करना है एंड कैसे आपको आंसर निकालना है। हियर वी आर टू लर्न समथिंग न्यू।
फिफ्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज, ए में 2 रूट 2 4 एज 128 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, दिस ओवर में दिस क्या है, √2 है, दिस ओवर में दिस भी √2 आ रहा है, मतलब आपका √2 इसका कॉमन रेशियो है, पहला टर्म है 2, √2 है इसका कॉमन रेशियो। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 128 मिलेगा। सो 128 इज, आप पहले टर्म से स्टार्ट करो 2 और कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, मान लो n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। कि अगर मैंने कहा कि ये nth टर्म है तो मैं n-1 बार मल्टीप्लाई किया, सो r⁻n-1, r क्या है, r है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब देखो ये इसे कैंसिल करता है 64 टाइम्स में। अब 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 इज 2 टाइम्स में 32 और 2 पावर 4 16 होता है, 2 पावर 5 32, दिस इज 2 पावर 6, राइट, एज आई रिकॉल, क्योंकि 4 16 होता है, 5 32 होता है, तो 6 34। तो देखो 2 पावर 6, इस 2 पावर 6 को क्या मैं √2 टू द पावर 12 लिख सकता हूँ क्लियरली। ये किसके इक्वल हो गया, ये √2 टू द पावर n-1 के इक्वल हो गया, मतलब n किसके इक्वल आया, 13 के, मतलब द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128। वैसे सेकंड देखते हैं, इसी का केस √3 है, फिर 3 √3 देख के पता चल रहा है यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 100 इज 729। कॉमन रेशियो √3 है, कितनी बार √3 मल्टीप्लाई किया, 729 मिला, तो ये उसे 729 में स्टार्ट कर रहा हूँ √3 से, n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किस चीज़ को, √3 को। भाई फर्स्ट टर्म तो ये √3 है, फिर कॉमन रेशियो भी √3 है, अगर ये मेरा nth टर्म है तो मुझे n-1 टाइम्स उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ये √3 टू द पावर n ही हो गया, मल्टीप्लाई हुआ। ये 729 है, 729 को मैं क्या लिखता हूँ, 729 को आज 3 का कोई ऐसा मल्टीपल लिख सकते हैं, लेट्स थिंक, लिख तो क्लियरली सकते हैं, बट व्हाट इज इट, कि 3 की कौन सी पार्ट, 3 टाइम्स में पहले ये करो, 3 हो गया, 3 टाइम्स में 2 एंड देन यू हैव 4 एंड देन यू हैव 3, ओके। इसी चीज़ को 3 टाइम्स में 8 एंड 1। अब 81 क्या है, 81 है 3 टू द पावर 4 और यहाँ से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टू द पावर 6 हो गया। अब देखो ये जो चीज़ है ये 3 टू द पावर 6 है, 3 टू द पावर 6 को मैं √3 टू द पावर 12 लिखूँगा, तो अगेन यहाँ पे √3 यहाँ पे √3, n इज इक्वल टू क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो इस केस में भी आंसर मिल जाता है, क्या है, 12 है, यहाँ पे 13 था। Next you have C, which is 1/3, 1/9, 1/27 is 1/19,683। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इसमें, क्योंकि पहला टर्म है 1/3, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एंड ओवर अगेन, 1/3 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार करेंगे तो 17,683 मिलेगा। सो यू कैन कंसिडर 1/10 इज इक्वल टू 10 टाइम्स में 1/3। इसी चीज़ को रिवर्स कर दो कि ऐसे वही सीक्वेंस है कि 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,683 मिलेगा। तो मैं लिखता हूँ 19,683 इज इक्वल टू 3 टाइम्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने पूरी चीज़ पलट दी, 3 टाइम्स में 3 टू द पावर मान लो n-1 एंड हियर वी हैव 3 टू द पावर, अब इसे n कर दो, 19,683। अब कैसे इसे फैक्टराइज करते हैं, 3
3 6 18, 1 बच गया, 3 5 15, 1 बच गया, 6 1 3 2 1 8 7 3 7 और यहाँ पे हो गया 2 9 और उसके बाद यहाँ से क्या था, ये 3 to the power 6 था, मतलब ये हो गया 3 to the power 9, तो ये चीज़ हो गई 3 to the power 9 इज इक्वल टू 3 power n, मतलब n इज इक्वल टू 9, मतलब 9th टर्म इस सीक्वेंस का ये होगा। हियर आई हैव कंसिडर्ड कि 19683 कितनी बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये टर्म मिलेगा। दिस इज वेल इक्विवेलेंट टू कि इसका 1/19683 कितनी बार 1/3 में 1/3 मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा n टाइम्स में, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7x एंड -7/2 आर इन GP। यहाँ पे आप सोचो कि मैं सीधे इसका स्क्वायर रूट टाइम्स इसका स्क्वायर रूट करूँ और फिर वो मुझे इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन दे दे। वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं और आपको पता है कि ये जो सिंपल रूल है कि स्क्वायर रूट ऑफ AB इज इक्वल टू रूट A रूट B जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं फॉलो नहीं करता। तो हम लोग थोड़ा एक स्टेप बैक लेते हैं और देखो ये हो गया x ओवर में -2/7, इससे मैंने किसके इक्वल किया -7/2 टाइम्स में ओवर में x के। तो हाँ, x इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इनका रूट, लेकिन x स्क्वेयर इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ऑलराइट, x स्क्वेयर अभी भी इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, विच इज़ 1, इनका प्रोडक्ट है 1। तो x या तो +1 होगा या फिर -1। जब x +1 है तो इनका कॉमन रेशियो क्या आ जाना चाहिए, नेगेटिव आ जाना चाहिए। जब x -1 है तो इनका कॉमन रेशियो क्या, पॉजिटिव। कॉमन रेशियो भी हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन या तो x आपका +1 है या फिर -1, दोनों वैलिड केसेस हैं। अगर यहाँ पे +1 पुट करते हो तो यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा -7/2 नेगेटिव, ताकि पहला नेगेटिव फिर दूसरा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे -1 पुट करते हो तो कॉमन रेशियो हो जाएगा +7/2, कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। दैट इज हाउ यू डू दिस। फिर next we have find the sum to indicated number of terms in each of the geometric progressions and exercises 7 to 10। 7 से 10 तक हमें इनके सम्स निकालने हैं। and this is पहला क्या 0.15, 7th केस में 0.15, 0.015 एंड 0.0015, कहाँ तक, अप टू 20 टर्म्स। क्या कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इन सारे नंबर्स का, पूरी सीरीज़ का सम क्या होगा। आपको पता है सम कैसे निकालते हैं, पहला टर्म टाइम्स में कॉमन रेशियो टू द nth पावर वेर यू आर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ओवर में कॉमन रेशियो -1, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। यहाँ पे इसका पहला टर्म क्या है, ये है 15, इस 0.15 जिससे मैं 15 ओवर में 100 लिख रहा, राइट। तो उसके अगला टर्म क्या है 15 ओवर 1000, और उसके बाद क्या है 15 ओवर में 10,000। मतलब आपको पता चल रहा पहला टर्म इस GP का तो 15 ओवर 100 है, कॉमन रेशियो जो है ये 1/10 है, कि जो GP का हर अगला टर्म है वो पहले के बेसिकली 1/10 टाइम्स हो जा रहा है, 10 से डिवाइड हो जा रहा। तो हम लोग सीधे फॉर्मूला में अगर रखते हैं इससे हमें मिल जाता है 15 ओवर में 100 टाइम्स में r टू द पावर n, r क्या है 1/10 है तो 1/10 टू द पावर n, माइनस में 1 ओवर में क्या r -1, मतलब 1/10 -1। अब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब आपका कॉमन रेशियो
पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 हो आप ये फॉर्म यूज़ करो, जब नेगेटिव या फिर लेसर देन 1 हो तो इट इज़ मोर एडवाइजेबल इसी चीज़ को इन रिवर्स में करके लिखो 1 माइनस आर पे पावर एन ओवर 1 माइनस आर। दिस इज द रीज़न। यहाँ पे आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू, इज दैट अ प्रॉब्लम? नो, बट वी आर मोर फेमिलियर विथ पॉजिटिव वैल्यूज, राइट? नीडलेस टू से ये दोनों नेगेटिव्स कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा तो पॉजिटिव लेकिन ही करके 15 ओवर में 100 टाइम्स में ये होता है 1 माइनस 1 ओवर 10 पे पावर n ओवर 1 माइनस 1 ओवर 10। अब देखो ये क्या हो जाता है 15, ये 1 माइनस 1 ओवर 10 9 ओवर 10 हो गया, 10 ऊपर गया टाइम्स में 10 ओवर 9 टाइम्स 100। अब टाइम्स में क्या 10 पे पावर n माइनस 1 ओवर में 10 पे पावर n। n है क्या, कितने टर्म्स का सम करें? 20 टर्म्स का, तो ये 10 टू पावर 20 माइनस 1 है और ये है 10 टू पावर 20। ये इससे कैंसिल होता है, ऑलराइट। उसके बाद कोई चीज़ किसी से कैंसिल होती है, मैंने कैंसिल किया 3 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, इसे कैंसिल किया 2 टाइम्स में, मतलब यहाँ पे 1/6 मिल जाता है, 1/6 ऑफ 10 टू द पावर 20 माइनस में 1 ओवर में 10 टू पावर 20। एंड इतना ही आंसर रिपोर्ट करना आई थिंक अभी सेटिस्फैक्ट्री होगा। आई थिंक इतना ही एनसीईआरटी में ऐसे ही आंसर बताया गया होगा, क्योंकि 10 पे पावर 20 इज़ लाइक बस यहाँ पे 10 विथ 20 zeros है। आर यू एक्चुअली गोइंग टू राइट दैट? आर यू एक्चुअली गोइंग टू राइट 20 zeros हियर? वेल, नॉट नेसेसरीली। सो यू राइट द आंसर लाइक दैट एंड इट वर्क्स। तो ऐसे हम लोगों ने इस केस को भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव द 8th प्रॉब्लम विच इज़, हमें ऐसे ही सम करना है। स्क्वेयर रूट ऑफ 7, स्क्वेयर रूट ऑफ 21 एंड देन यू हैव 3 रूट 7। इज इट 3 और क्यूब? 3 टू n टर्म्स, मतलब कोई भी जनरल n टर्म में इनकी सम का एक्सप्रेशन निकालना है। सम क्या हो जाएगा ऑफ n टर्म्स? पहला टर्म टाइम्स में कॉमन रेशियो टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्लियरली ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव दिख रहा है, ओवर कॉमन रेशियो माइनस 1। पहला टर्म है स्क्वेयर रूट ऑफ 7, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? रूट 3। कैसे रूट 3? देखो इसमें तुमने क्या किया, रूट 7 में रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 21 मिलेगा। अब उसमें रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रूट 7 मिलेगा। कैसे? 3 रूट 7 है क्या? स्क्वेयर रूट ऑफ 9 टाइम्स में 7 टाइम इज रूट 9 टाइम्स रूट 7, और क्लियरली दिख रहा है कि रूट 9 का मतलब क्या, 2 बार रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट 3 रूट 3। सो यू गेट दैट। नहीं तो इसे इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, रूट 3 ही मिल रहा। तो ये चीज़ क्या हो गई? रूट 3 हो गई, मतलब ये है रूट 7 टाइम्स में रूट 3 टू द पावर n माइनस 1 ओवर रूट 3 माइनस 1। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ऐसा कई बार होता है कि पहले हम लोग कोई टर्म कॉमन ले लेते हैं, बाद में कोई टर्म कॉमन ले लेते हैं और अंदर वाली फिर जो सीरीज़ है उसका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस करते हैं। इससे क्या हुआ? वेल ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इससे पहला टर्म रिड्यूस हो गया, पहला टर्म छोटा हो गया, जिससे क्या हुआ? अगेन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ओवरऑल पहला टर्म सीधे इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई ही करो। पहला टर्म 1 भी हो जाए तो ओवरऑल इसमें a मल्टीप्लाई करोगी, मान लो a आपने कॉमन ले लिया हर साइड एक्सप्रेशन से, a मल्टीप्लाई करोगे और वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे। सो दैट डजंट रियली डू एनीथिंग, बट हाउ एवर यू प्रेफर इट। And then you have the 9th problem, and this is 1 minus 1 a square। अगेन क्लियरली पता चल रहा है नेगेटिव कॉमन रेशियो है टू n, और कितना सम करना है? n टर्म्स तक करना है। तो यहाँ पे क्या है? पहला टर्म 1, दूसरा टर्म माइनस a, मतलब कॉमन रेशियो माइनस है, लेकिन पहले चेक करना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है या नहीं। तो इससे डिवाइड करो, माइनस है, इससे माइनस है। पहली चीज़, जहाँ पे भी प्लस माइनस दिख रहा है मतलब माइनस मल्टीप्लाई होते जा रहा है, मतलब कॉमन रेशियो नेगेटिव है। दैट यू शुड ऑलवेज गेट राइट अवे।
तो यहाँ पे a और a हैज़ टू बी सेड टू बी नॉट इक्वल टू -1 कि a -1 के बराबर नहीं है। क्यों? वेल हो सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर a -1 हुआ तो ये केस ट्रिवियल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 1, तो इट विल बी अ ट्रिवियल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विथ फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 1 विच इज़ अनइंटरेस्टिंग। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या है? 1 कॉमन रेशियो 1 फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो -a⁴n हो गया, यहाँ पे -1 ओवर में क्या? ओवर में -a-1 एंड विच इज़ वाई आई सेड कि जहाँ पे नेगेटिव हो वहाँ पे पहले ये टर्म लिखो। तो इसे मैं वैसे ही अरेंज करूँगा, 1 माइनस में -a⁴n हो गया, ओवर में 1 माइनस a तो 1 प्लस a हो गया, कॉमन रेशियो -a है, यहाँ पे ये उसका वाला माइनस है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिखता हूँ? देखो ये -a⁴n को मैं लिख सकता हूँ -1n टाइम्स में a, विच इज़ द वे वी प्रेफर इट। यहाँ पे नेगेटिव के पावर की बात है, आप इसे -1 में रिड्यूस कर दो, -1n टाइम्स में a। तो ये हो गया 1 -1। अब पहले a लिखें या फिर पहले -1 लिखें? a लिखेंगे तो और ब्यूटीफुली यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे -1 सेपरेट। लेकिन द वे आई प्रेफर टू राइट इज कि -1n पहले लिखता हूँ और a फिर बाद में, ओवर में हो गया 1 + a। सो दैट्स द वे आई प्रेफर टू राइट इट। तो आपका इस केस में ये आंसर हो गया। नेक्स्ट केस वी हैव 10th, यहाँ पे है x³ x to the 5th पावर x to the 7th पावर, कहाँ तक सम करना है? n टर्म्स तक। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू +n-1, क्योंकि वो भी ऐसे ट्रिवियल केस ही बना देगा। एक चीज़ करो कि यहाँ पे इनके सम में अब मैं प्लस करके लिखता हूँ कि पता चले सम कर रहे हैं n टर्म्स। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? x³ अगर कॉमन ले लो तो पहला टर्म हो गया x², नॉट पहला टर्म तो हो गया 1, प्लस में क्या हो गया? दूसरा टर्म x², प्लस में x to the power 4, प्लस में ऐसे nth टर्म, और फिर मैं इस चीज़ का सम कर सकता हूँ जो कि अभी मैंने पहले बताया है। तो वो सम हो जाएगा टाइम्स में x³। ऐसे एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। पहला टर्म क्या? 1। वाह, दिस लुक्स वेरी सिंपल, क्योंकि पहले हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं वहाँ नहीं, अब इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट तो देखो एक्सप्रेशन भी वहीं सेम दिखता है। कॉमन रेशियो क्या है? इसे इससे डिवाइड करो, इसे इससे डिवाइड करो, आपको पता चल रहा है x² के फैक्टर से आगे जा रहा, तो x to the power 2 का पावर n मतलब x पावर 2n - 1 ओवर में x² - 1। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन गया? x³ टाइम्स में x पावर 2n - 1 ओवर में x² - 1। There you have it. तो once you have this formula at hand, things become really simple. और जहाँ पे सम ऑफ जीपी की बात आए तो वहाँ पे इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि हर चीज़ को स्क्रैच से आप सॉल्व करो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो ये केसेस 7 to 10 वाले सॉल्व हो गए। उसके बाद हम लोग 11th देखते हैं। इवैल्यूएट सम ओवर k इज़ इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस में 3 to the power k। क्या ये एक जीपी है? ये पूरी सीरीज़ एक जीपी नहीं है, या फिर पूरा सीक्वेंस। इनफैक्ट ये सीरीज़ नहीं है, या ये सीक्वेंस नहीं, एक्चुअल में है ये सीरीज़, क्योंकि हर टर्म का सम हो रहा है। सिग्मा का मतलब आप सम करते जा रहे हो, तो आप इस सीरीज़ का सम इवैल्यूएट करना है, और ये खुद जीपी नहीं है। इसे ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें एक जीपी मिलेगा। सम ओवर k इज़ इक्वल टू 1 to 11 2 और प्लस में सम ओवर k इज़ इक्वल टू 1 to 11 3 to the power k। आई प्रिज्यूम आपको 10 से याद है कि हाउ डू यू वर्क विद द सिग्मा नोटेशन। इससे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं जहाँ पे एडिशन की बात है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये पूरा सम का मतलब ही है कि आप ऐड करते जा रहे हो। तो मैंने इन सारे टर्म्स को एक एक लिस्ट करके ऐड किया, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि सारे 2 वाले टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर सकता हूँ, 3 वाले टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर सकता हूँ, ग्रुप करके ऐड कर सकता हूँ। तो जब मैंने ग्रुप किया, ये तो इसका सम हो गया, ये इसका सम हो गया। दैट इज़ वाई इट वर्क्स।
तो देखो 2 को ऐड किया जा रहा है, दिस इजंट कि यहाँ पे k पे डिपेंड नहीं करता है तो सीधे 2 लिख दो, नो 2 को ऐड किया जा रहा है बार बार 11 टाइम्स, तो ये हो गया 2 टाइम्स में 11। ऐसा भी है कि कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर दो, सो दिस इज 2 सम k इज इक्वल टू 1 to 11, यहाँ पे 1। अब 1 को खुद से ऐड किया जा रहा है बार बार 11 टाइम्स एंड उसमें 2 मल्टीप्लाई, सो दिस इज इवेंचुअली 2 to the power 11। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 to the power k, क्या ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है विद द फर्स्ट टर्म, क्योंकि k इक्वल्स 1 में रखूँगा, जब k इक्वल्स 1 रखूँगा तो मुझे क्या पता चला, मुझे 3 मिला। जब k इक्वल्स 2 रखूँगा तो मुझे 3 स्क्वेयर मिलेगा, फिर 3 क्यूब मिलेगा। मैंने बताया था ऐसा कोई भी आपके पास कांस्टेंट टू द पावर n या फिर k आपको मिलता है तो वो इसका एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आई टोल्ड यू 3 + 3 स्क्वेयर + 3 क्यूब कितनी बार, 3 to the power 11 टाइम्स। तो क्या ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है? मैंने पहला टर्म क्या लिया, मैंने पहला टर्म यहाँ पे लिया है 3, और देखो ये कौन सा टर्म है, 3 to the power यहाँ पे 11 है, 3 to the power 11 को क्या लिखोगे, 3 टाइम्स में 3 to the power 10। तो यहाँ पे n क्या है, n है एक्चुअल में 11 ही, you might consider 3 to the power 11 है, लेकिन हम लोग n पे n-1 की पावर की बात करते हैं, तो आपका क्या हो गया, तो n आपका 10 हो जाना चाहिए, वेल नॉट एग्जैक्टली, या फिर 12 हो जाना चाहिए। आई डोंट नो, n-1 इज इक्वल टू 11, तो n 12 आ जाएगा, नॉट एग्जैक्टली। तो ये 3 पावर 11 को आप कैसे लिखोगे, 3 टाइम्स में 3 पावर 10, तो यहाँ पे 3 पावर 10 अगर ऐसे लिख दो एंड देन इस चीज़ को n-1 कहोगे, इफ़ दिस एंटायर थिंग इज़ वेल n, तो यहाँ पे n क्या आ गया, n11 आ गया, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वाला हियर। जैसे आपको a to the power k की फॉर्म में पता चले तो वहाँ पे सीधे कह सकते हो कि k इज़ द nth टर्म। ऑलराइट, जितने टर्म्स तक ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे n इक्वल्स 11 मिला, 11 तक ही सम कर रहे थे, क्योंकि यू आर डायरेक्टली राइटिंग इन टर्म्स ऑफ पावर्स ओनली, कि कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, स्क्वेयर होके, क्यूब होके, जैसे भी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन a टाइम्स ar उसके बाद ar स्क्वेयर। ठीक है, तो कितने टर्म्स है, 11 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 3 लिख दो, यहाँ पे कॉमन रेशियो 3 है, तो 3 to the power कितने टर्म्स, 11 -1 ओवर में 3 to the power क्या है, 3 - 1 विच इज़ बेसिकली 2, तो इसे मैं ओवर में 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज 22 प्लस में 3 हाफ 3 पावर 11 -1, अगेन 3 पावर 11 इज़ अ बिग नंबर, तो इसे वैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, दिस कैन बी एक्सेप्टेड एज योर आंसर। इस केस में हमारा आंसर मिल गया। सो दिस वॉज अ लिटिल बिट, आई वुडंट से दिस इज़ डिफ़िकल्ट एट ऑल, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम था दैन द यूजुअल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में हम लोगों ने एक सीरीज़ देखा जो कि खुद एग्जैक्टली एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है नहीं, लेकिन उसे ब्रेक करो तो उसका एक पार्ट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट वी हैव 12th, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो इन द टर्म्स। 3 टर्म्स हैं एक जीपी के, मैं पहला टर्म लूँगा a/r, दूसरा a एंड तीसरा ar। ऐसा क्यों, देखो मैं पहला टर्म ले सकता हूँ a एंड दूसरा ar स्क्वेयर, तीसरा ar क्यूब, लेकिन तब उसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या, कौन सा पावर मिलेगा, a का कुछ पावर क्यूब मिलेगा, और r पे पावर क्या मिल जाएगा, r है यहाँ पे और r स्क्वेयर है यहाँ पे, r क्यूब मिल जाएगा। मैंने ऐसा किया विच इज़ कम्प्लीटली वैलिड, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म तो बस क्या कर दिया, a/r ले लिया, फर्स्ट टर्म इससे, अब इससे r से मल्टीप्लाई होगा तो a दे रहा है, a r से मल्टीप्लाई होगा ar दे रहा है, सो इट इज़ कम्प्लीटली वैलिड। ऐसी चीज़ यू क्लियरली नो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग करके सॉल्व करते हैं, a - d a + d, उससे चीज़ें सिंप्लीफाई होती हैं उस नोटेशन से, तो मैंने ऐसा लिया। इनका सम क्या है 39/10 और प्रोडक्ट है 1, तो इनका प्रोडक्ट करो, a क्यूब आ जाएगा किसके इक्वल 1, मतलब a क्या है प्लस और -1, तो बीच वाला टर्म हमें मिल गया प्लस और -1। ठीक है, अब देखो बीच वाला टर्म है प्लस एंड -1, इज इट प्लस एंड -1, -1 का क्यूब, माई बैड, लेट मी रिकॉल, -1 का क्यूब -1 होता है, सो इट इज़ ओनली +1। आई गॉट कन्फ्यूज्ड इन दी अदर सॉल्यूशन राइट हियर,
ये सिर्फ +1 होगा। अगर ऐसा होता है ये स्क्वेयर हो जाता है या फिर a की 4th पावर हो जाती इवन पार्ट्स में, तो नेगेटिव सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट होते और उसके हिसाब से एक अलग हमें कॉमन रेशियो नेगेटिव उसके पिछले वाले की बनाना पड़ता। लेकिन a का क्यूब का एक ही रियल सॉल्यूशन होता है। टोटल 3 सॉल्यूशंस ऑब्वियसली होंगे, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है, टोटल 3 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन सिर्फ एक रियल होता है, 2 इमेजिनरी होते हैं। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस में हम लोग रियल वैल्यूज़ ही कंसिडर करते हैं फर्स्ट टर्म की एंड कॉमन रेशियो की, मतलब हर टर्म की सिर्फ रियल वैल्यूज़। तो a क्या हो गया, 1 हो गया, बीच वाला टर्म 1। अब देखो इसे मैंने अब कर दिया 1/r, प्लस में ये है 1, प्लस में ये हो गया r, किसके इक्वल है 39 ओवर में 10 के। ओके, तो r प्लस में 1/r, जिसे मैं लिख सकता हूँ r स्क्वेयर प्लस 1/r इज इक्वल टू 39/10 माइनस 1 होना चाहिए, मतलब 29/10। तो r स्क्वेयर प्लस 10r स्क्वेयर प्लस में 10r इज इक्वल टू 29r प्लस 10 है। 10r स्क्वेयर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। r को मैं लिखूंगा क्या, 29 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 29 स्क्वेयर कैसे वैल्यूट करें, 30 माइनस 1 का स्क्वेयर करते हैं, ये हो गया 900 प्लस 1 माइनस में क्या, माइनस में 60, 900 माइनस 60 होगा 840, प्लस में 1 किए तो 841, फिर माइनस में क्या 4 टाइम्स दिस, तो ये 400 हो गया। 441 अब इस रूट के अंदर हमें दिख रहा है 441। आई रिकॉल एग्जैक्टली किसी नेचुरल नंबर का स्क्वेयर है ये, विच वी कैन वेल फाइंड आउट, 29 प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 441 ओवर में 20। कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वेयर रूट 441 है, तो देखो 20 का स्क्वेयर 400, 20 का तो स्क्वेयर क्या हो गया 400 हो गया। तो इसी के आगे अगर कोई हम लोग करते हैं 21 का स्क्वेयर अगर करें तो 20 स्क्वेयर 400 प्लस में 1 स्क्वेयर 1 प्लस में 2 टाइम्स 20, एग्जैक्टली हमें पहले ही अटेम्प्ट में मिल गया। 21 का स्क्वेयर है 441, तो ये हो गया 29 प्लस और माइनस 21 ओवर में 20। एंड हियर एट फर्स्ट यू माइट बी अ लिटिल अनकंफर्टेबल विथ हर आंसर, क्योंकि हमें 2 सॉल्यूशंस दिख रहे हैं और दोनों एक्सेप्टेड होंगे। कैसे, ये हो गया, और इनफैक्ट दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों सॉल्यूशंस पॉजिटिव हैं। ये क्या है, दिस इज 29 प्लस में 21 अगर करूँ सो दिस इज लाइक 50/20, मतलब 5/2। दूसरा क्या है 29 माइनस अगर मैं 21 करूँ तो यहाँ पे 8/20 विच इज़ 2/5। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली दोनों सॉल्यूशंस को देखोगे देन पता चलेगा कैसे ये दोनों वैलिड हैं। मैं अगर इसमें 5/2 मल्टीप्लाई किया तो मुझे इससे एक बड़ी नंबर मिलती है, फिर से 5/2 मल्टीप्लाई किया तो उससे एक बड़ी नंबर मिलती है। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने अगर इसमें 5/2 मल्टीप्लाई किया तो मैं तीसरे टर्म में 5/2 का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब 5/2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कॉमन रेशियो से डिवाइड करूँगा तो मुझे इसकी पिछली टर्म मिलेगी, फिर कॉमन रेशियो से डिवाइड करूँगा पिछली टर्म मिलेगी। इसका इन्वर्स क्या है, हमारा दूसरा सॉल्यूशन। मतलब ये हमें ये बता रहा है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मुझे XYZ कोई सीक्वेंस मिले और इसमें ये रेशियो हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ZYX भी तो हमारी वही सीक्वेंस उन्हीं कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। XYZ और इसी को मैंने उल्टा कर दिया ZYX, दोनों उन्हीं कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसीलिए हमारे 2 कॉमन रेशियोज हमें मिल रहे हैं जो कि एक दूसरे के इन्वर्स हैं, जो कि ये बताते हैं कि या तो मैं इस ऑर्डर में इन चीज़ों को कंसिडर कर सकता हूँ या फिर इसके उल्टे ऑर्डर में जहाँ पे कॉमन रेशियो इनका इन्वर्स है और वो भी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। विच इज़ वाई जब भी ऐसे तीन टर्म्स इन अ सीक्वेंस वाले में आप कॉमन रेशियो कैलकुलेट करोगे आपको 2 वैल्यूज़ हमेशा मिलेंगी और वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, विच इज़ वाई विच बेसिकली टेल्स यू कि इस ऑर्डर में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसके उल्टे ऑर्डर में भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट एक्चुअली मीन्स।
तो हम इनमें से एक को ही उठाते हैं, 5 और 2 उठाते हैं, एंड देन जो है ए क्या है, ए तो 1 है, तो पहला टर्म क्या हुआ 2 और 5 हुआ, दूसरा टर्म क्या है 1 है, तीसरा टर्म है 5 ओवर 2। मतलब ये आपकी जीपी हो सकती है, या फिर इसके उल्टे ऑर्डर में भी जीपी हो सकती है, 5 ओवर 2, 1, 2 और 5। कंफर्म कर लेते हैं कि आपने पहला टर्म तो 1 ही रखा है, आपने कॉमन रेशियो उठाया 2 ओवर 5, तो पहला टर्म हो गया 5 ओवर 2, दूसरा टर्म तो 1 ही है, तीसरा क्या a 1 टाइम्स में r 2 और 5, 2 और 5। एक दूसरे के उल्टे दिख रहे कि आपने इस चीज़ को तुरंत पलट दिया तो ये मिल गई। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपकी जीपी ये हो सकती है, या फिर यही रिवर्स ऑर्डर में हो सकती है। फ्रॉम दिस मच इंफॉर्मेशन हम लोग ये बता सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 13th. How many terms of GP3, 3 square, 3 cube are needed to give sum 120? Not the number 120. कि this is not comma, कि इनका सम 120 होना चाहिए। तो ये GP का पार्ट नहीं है, इस सबको ऐड किया जा रहा है। कैसे करेंगे? देखो 120 मान लो द सम ऑफ n टर्म्स। क्या हो जाना चाहिए? पहला टर्म टाइम्स में कॉमन रेशियो है 3 टू द पावर, मान लो n टर्म्स में ऐड करें तो मिल रहा है n-1 ओवर में 3-1 विच इज़ 2। ठीक है, दिस इज़ द सम जो कि हमें बता दिया गया, फॉर्मूला में रखे। दिस इज़ 40 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, ये 1 ऐड हुआ, 3 टू द 81 इज इक्वल टू 3 पावर n। हमें पता है कि 81 क्या होता है, 3 टू द पावर 4 होता है। देन वी नाउ नो कि n इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब आपने जीपी का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म सबको ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा? 120 मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव 13 सॉल्व हो गया। 14th which is the sum of first 3 terms of a GP is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio and the sum to n terms of the GP. पहले 3 टर्म्स का सम क्या है? 16। मान लो ये है a, फिर उसके बाद ये सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, इनका सम क्या है? 16। और फिर यहाँ पे फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, और इन नेक्स्ट टर्म्स का सम क्या है? ये वाला, यहाँ से शुरू और ये तीनों ऐड हुए। ये S3 प्राइम करूँ मैं, S4 to 6 करता हूँ, क्या है? 128। तो इस GP का पहला टर्म कॉमन रेशियो सम टू n टर्म्स निकालना है। कैसे करेंगे? तो देखो ये प्लस में ये प्लस में ये, आपको क्या मिल जाना चाहिए? द सम ऑफ 6 टर्म्स मिल जाना चाहिए, और वो हमें पता है 16 प्लस में 120 होगा, क्योंकि इतना सम तो 16 है, इतना सम 128 है, तो दिस प्लस में दिस 16 प्लस 128 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड हमें चीज़ें मिल जानी चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट। और हम लोग एक चीज़ और करेंगे कि एक और ऐसा इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि 3 टर्म्स का सम ये है, तो वहाँ से कॉमन रेशियो और a के टर्म्स में एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 2 इक्वेशंस, 2 टर्म्स, 2 आपके पास वेरिएबल्स a एंड r, सॉल्व हो जाएगा। क्या कोई दूसरा तरीका है? इफ़ आई कैन थिंक ऑफ अ क्विकर वे वी कुड ट्राई दैट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म टाइम्स में r का क्यूब, दिस इज फर्स्ट टर्म टाइम्स में r का 4, दिस इज फर्स्ट टर्म टाइम्स में r का 5। मतलब यहाँ पे आने के लिए हम लोगों ने बेसिकली r के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और इन तीनों का सम। ऑलराइट, आई फाउंड द क्विकर वे। तो देखो मैंने a प्लस में ar प्लस में ar स्क्वेयर जब ऐड किया तो मुझे 16 मिल रहा है। जब मैंने ar क्यूब प्लस में ar टू द पावर 4 प्लस में ar टू द पावर 5 ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा? 128। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इन तीनों में से r क्यूब कॉमन ले लेता। जब मैंने 3 टर्म्स ऐड किए मुझे ये मिल रहा। 3 टर्म्स के बाद आपकी एक नई सीक्वेंस, इसे एज अ सेपरेट सीक्वेंस कंसिडर कर सकते हो। एक नई सीक्वेंस बन जाएगी जिसका पहला टर्म इज गोइंग टू बी r क्यूब टाइम्स में इसका पहला टर्म, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए r क्यूब आपने मल्टीप्लाई किया, राइट।
और आर क्यूब यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इससे आगे जाने के लिए बस आर आर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके एक नई सीक्वेंस बन गई जिसका पहला टर्म इज आर क्यूब टाइम्स दिस और उसके आगे आर आर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम कॉमन रेशियो। तो मैंने आर क्यूब कॉमन लिया, ये ए प्लस में ए आर स्क्वेयर ही हुआ, किसके इक्वल है 128 के इक्वल है। ये चीज़ हमें पता ही है क्या है 16 है। सो आर क्यूब क्या मिल गया सीधे 128/60 विच इज़ वाई यू शुड नॉट जस्ट गो अहेड एंड प्लग द वैल्यूज़, राइट। यहाँ पे हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं कि सम ऑफ 3 टर्म्स का फॉर्मूला लिखे, सम ऑफ देन n टर्म्स कितना 6 टर्म्स का फॉर्मूला लिखे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया एंड ऐसे इक्वेशंस फॉर्म करते गए। यू कैन गो अहेड एंड डू दैट बट दैट इज़ नॉट द पर्पस, राइट। हमें इसी चीज़ को नई तरीके से अप्रोच करना है एंड दिस इज व्हाट यू डू। एक नई जीपी बना दो जिसका पहला टर्म इज आर क्यूब टाइम्स इसका पहला टर्म एंड एवरीथिंग एल्स फॉलोज द सेम। तो यहाँ से सीधे आर क्यूब मिल गया। विल हैव टू सर्टेनली डिवाइड इट नाउ, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा लेट्स सी। इससे मैं करता हूँ 2 8 4 से करता हूँ 4 4 ज़ा 16 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8, ये 9 हो गया। आर क्यूब इज इक्वल टू 9। तो आर क्या हो गया, आर आपका बेसिकली हो जाता है इस केस में आर हो जाता है 9 का क्यूब 9 टू द पावर 1/3। आई डोंट थिंक इट इज़ अ नेचुरल नंबर और अ रैशनल नंबर। ये 3 स्क्वेयर तो 9 होता है लेकिन 3 क्यूब इज़ नॉट एंड 2 क्यूब तो 8 हो गया। मतलब 2 से आगे आपका कोई नंबर होगा 9 का 1/3 पावर। दैट इज़ व्हाट वी गेट हियर। कॉमन रेशियो मिल गया। अब पहला टर्म निकालना है, तो देखो पहला टर्म कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, a है 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। r इज़ 9 की 1/3 पावर, r स्क्वेयर इज़ 9 की 2/3 पावर। तो यहाँ पे हो गया a इज़ इक्वल टू 16 ओवर में 9 टू द 1/3 पावर प्लस में 9 स्क्वेयर टू द पावर 1/3। 9 स्क्वेयर कितना होता है 81 होता है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिखता हूँ, इस चीज़ को इतना हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व कर दिया। 81 को अगर मैं लिखूँ 81 हो गया 327 टाइम्स में 3, फिर ये कितनी बार में 9 टाइम्स में 3 और 3, तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स में 3, राइट। मतलब 3 टाइम्स में 1 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या है आर स्क्वेयर क्या मैं लिखूँगा 3 टाइम्स में 3 टू द पावर 1/3 और ये आर क्या है यहाँ पे आर 9 टू द पावर 1/3 था। तो 9 टू द पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वेयर टू द पावर 1/3 मतलब 3 टू द पावर 2/3 लिख सकता हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया 1 प्लस में 9 टू द पावर 1/3 और प्लस में आप कर सकते हो 3। अब 9 टू द पावर 1/3 को भी बेसिकली मैंने वही, अच्छा ये वही है 3 टू द पावर 2/3 प्लस में 3 टाइम्स में 3 टू द पावर 1/3, कुछ ऐसा हमें आंसर मिलता है। ऑल राइट, सो आई थिंक दिस कैन बी इंडीड रिपोर्टेड एज योर फाइनल आंसर, दो द एक्सप्रेशन लुक्स अ लिटिल स्ट्रेंज, लेकिन this is perfectly valid as your answer। हो सकता है इसे आप किसी अलग फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें बट that will doesn't change its value। नेक्स्ट वी हैव, कौन सा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने 14 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वी हैव 15th। गिवन अ जीपी विथ a इज इक्वल टू 729 एंड द 7th टर्म 64 डिटरमिन S7। मतलब हमें बेसिकली बताया गया है एक जीपी है जिसका पहला टर्म है 729 और 7th टर्म मतलब A7 इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू 64। तो क्लियरली पता चल रहा है जीपी ऐसे फ्रैक्शनल है क्योंकि वैल्यू घटती जा रही है। क्या बताना है सम ऑफ 7 टर्म्स। सो सम ऑफ 7 टर्म्स हम लोग निकालते हैं कैसे, पहले हम लोग कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं।
पहले टर्म से, दिस इज फर्स्ट, 7th टर्म तक जाने के लिए 6 बार r मल्टीप्लाई करोगे, मतलब r टू द पावर 6, इसका और इसका रेशियो क्या हो जाना चाहिए, 64/729 का रेशियो वही होना चाहिए जितनी बार आपने r मल्टीप्लाई किया है, 6 बार, सो r टू द पावर 6। अब इसे बेसिकली डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा, 64/729। हाउ डज इट डिवाइड, r टू द पावर 6 इसके बराबर है तो r क्यूब, मैं क्या करता हूँ, क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर है, 729, क्योंकि 64 को तो मैं 8 का बेसिकली 2 टू द पावर 6 सीधे लिख ही सकता हूँ। 64 तो आपका 2 टू द पावर 6 हो गया, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ कि r इज़ व्हाट, 2 ओवर में, अब 729 का 1/6 पावर, आई थिंक 6 में आना चाहिए, लेट्स ट्राई 6 में, सॉरी 3 में। इफ़ आई रिकॉल 3 टू द पावर 4 81 हो गया, फिर उसमें मल्टीप्लाई करिए 243 होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 729 होगा, येस इट इज़ 3। तो r क्या मिल गया, 2/3 मिल गया, मतलब 2/3 से डिक्रीज हो रहा है, पहला टर्म इतना, उसका 2/3 नेक्स्ट टर्म, उसका 2/3 नेक्स्ट टर्म। तो सम ऑफ 7 टर्म्स क्या हो जाएगा, पहला टर्म 729 टाइम्स में कॉमन रेशियो, तो अब हम लोग 1 माइनस r पावर n करेंगे, 1 माइनस 2 टू द पावर 7 ओवर 3 टू द पावर 7, ओवर में हो जाएगा 1 माइनस 2 ओवर 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 1/3 हो गया, ऊपर जाएगा 729 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 729 टाइम्स में 3 टाइम्स में क्या हो गया, 1 माइनस 2 पावर 7 टाइम्स 3 पावर 7, 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7 ओवर 3 पावर 7 के इक्वल हुआ। आपको पता है कि ये 3 पावर 6 है, टाइम्स में 3 पावर 7 हो गया, इससे कैंसिल। अब 3 पावर 7 टाइम्स में माइनस में 2 पावर 7 इवेल्युएट करना है, 3 पावर 6 अगेन 729 है, 729 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 3 9 27, 7 2 कैरी, 3 2 6 2 8, 3 7 2187, सो दिस इज 2187 माइनस 2 पावर 6 है 64, तो 2 पावर 7 होगा 128, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 आ गया, यहाँ पे 7 है, तो फिर इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ गया, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 2, मतलब सम ऑफ n टर्म्स वेयर n इज व्हाट 7, सम ऑफ 7 टर्म्स क्या आया, 2059 आ गया। ऐसे 15 प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। फिर हम लोग अपने वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व करते हैं, विच इज 16th। Find a GP for which the sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term। तो GP जिसका पहला दो टर्म A है, AR है, पहले दो टर्म का सम क्या है, -4 है, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो दिस और इसका बेसिकली क्या हुआ, रेशियो 4 आ गया। तो यहाँ पे आई कैन लुक एट इट एंड टेल, क्योंकि आपका बताया जा रहा है पहले दो टर्म्स का सम क्या है, A प्लस में AR -4 है, तो यू थिंक या तो A आपकी बहुत नेगेटिव है, या तो A आपकी बहुत नेगेटिव है, और आपका एक फ्रैक्शनल क्या है, फ्रैक्शनल वो है दिस कॉमन रेशियो, तो आपने बेसिकली इन्हें ऐड किया तो आपको स्टिल एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपसे ये भी बताया गया कि फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, एंड इनके बीच कितने गैप्स हैं, 2 नंबर्स के गैप है, मतलब आपने आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई किया है, तो फिफ्थ टर्म इज़ आर स्क्वेयर टाइम्स में थर्ड टर्म। तो आपको पता चला आर तो रियल नंबर है, तो इसका स्क्वेयर तो पॉजिटिव होगा, तो चूँकि आर का स्क्वेयर पॉजिटिव है, मतलब फिफ्थ टर्म इज़ बेसिकली का साइन वही होना चाहिए जो कि फोर्थ टर्म के बराबर, जो कि थर्ड टर्म है, क्योंकि 4 टाइम्स, एंड यहाँ से कॉमन रेशियो इनफैक्ट तुरंत पता चल जाता है। मैंने लिखा फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू क्या, 4 टाइम्स में थर्ड टर्म। हमें पता है कि फिफ्थ टर्म थर्ड से फिफ्थ तक जाने के लिए आपने आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई किया है, और आपको यहाँ पे पता चला है कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 ही आर स्क्वेयर होना चाहिए। तो r क्या हुआ, प्लस या फिर -2 हो गया,
तो या तो +2 होगा या फिर -2। द पॉइंट इज कि इस जीपी में दोनों सॉल्यूशंस वैलिड होंगे, मतलब आपकी एक सिंगल जीपी नहीं है जो कि इससे सेटिस्फाई करेगी। 2 जीपी हैं जिसमें पहला कॉमन रेशियो है 2, दूसरे का है कॉमन रेशियो -2। तो लेट्स फिगर आउट व्हाट आर दीज। a टाइम्स में a प्लस में AR क्या है, -4 है, तो मैंने किया a टाइम्स में 1 + r इज -4। a क्या हो गया, -4/1 + r आ गया। जब मैंने r को क्या पुट किया, जब मैंने r को पुट किया 2, तो मेरा a आ गया -4/3। जब मैंने r को पुट किया -2, तो मेरा a आ गया यहाँ पे 1 - 2 मतलब माइनस हो गया, ये हो गया प्लस। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीपी, मतलब हमें बेसिकली कुछ टर्म्स लिखने ही होंगे। तो मैंने एक जीपी लिखा -4, एक जीपी मैंने लिखा -4 थर्ड, और उसमें 2 मल्टीप्लाई किए क्योंकि कॉमन रेशियो 2 लिए हैं, -8 थर्ड, -16 थर्ड, -32 थर्ड, और ऐसे कंटिन्यू। एक दूसरा जीपी उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या, 4 से शुरू होता है, फिर -8, फिर इसमें 16 हो जाएगा, फिर -32। तो ये दोनों जीपी हमारे करेक्ट होंगे। दैट वी हैव इट। जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है, फ्रॉम देयर यू कैन रिड्यूस इट डाउन टू ओनली सो मच। And as I have shown you that you can tell first of all a lot about a GP, a lot about many math cases, most math problems like that by just looking at it instead of just going and doing the arithmetic, जो कि हम लोगों ने जितना अवॉइड कर सके किए, क्योंकि अरिथमेटिक तो आप खुद कर लोगे, राइट, वो तो बस फॉर्मूला पुट करना है। बट हियर वी आर ट्राइंग टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग विच आई हैव बीन टेलिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इसीलिए जितना प्रॉब्लम्स को अलग तरीक़ों से अप्रोच किया। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 5th टर्म इज AR⁴ इज इक्वल टू 4 टाइम्स में AR², वैसे ही करके नहीं। आई सा कि 3rd से 5th तक जाने के लिए आपको R 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब R प्लस या -2 होना चाहिए। So that is what we have been doing here and how we'll continue to proceed. That was all for this video of mine. अगले वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को 32nd प्रॉब्लम तक कंप्लीट करेंगे। And thanks to all viewers.